न नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सावित्री है। उम्र 60 के पार हो चुकी है, लेकिन दिल आज भी उतना ही कोमल है जितना उस दिन था जब मैंने पहली बार अपने बेटे को आर्यन को गोद में उठाया था। जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, लेकिन जो पहले पिछले कुछ महीने में हुआ उसने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया। मेरे पति महेश जी इस दुनिया में नहीं रहे और उनके जाने के बाद जैसे मेरी जिंदगी का रंग ही फीका पड़ गया। पहले घर में पहले घर में हंसी गूंजती थी, अब खामोशी दीवार से टकरा कर लौट आती है। मेरे बेटे आर्यन और बहू निधि के साथ मैं उसी घर में रहती थी जिसे हम दोनों ने मिलकर ईंट जोड़कर बनाया था। जब महेश जी थे तब सब कुछ ठीक था, चाहे मन से ना सही, लेकिन बेटे व बहू व्यवहार ठीक रखते थे। लेकिन उनके जाने के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। एक दिन मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई, चक्कर आने लगे और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो पड़ोस की सीमा ने मुझे अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि घर में उस समय कोई नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी और तनाव के कारण हालत बिगड़ी है और कुछ दिन आराम की जरूरत है। मैं अस्पताल में 5 दिन रही। उन 5 दिनों में मेरा बेटा सिर्फ एक बार आया और बहू तो फोन तक नहीं किया। मैंने खुद को समझाया कि शायद काम में व्यस्त होंगे, आखिर आजकल की जिंदगी ऐसी है। 5वें दिन डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। मैंने सोचा बेटा लेने आएगा, पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। तो मैंने खुद ही ऑटो किया और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते पर दिल में यही उम्मीद थी कि शायद घर पहुंचती बेटा दौड़कर गले लगा लेगा, बहू पानी लेकर आएगी और पूछेगी कि माँ कैसी है। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से टीवी की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर गई तो देखा आर्यन सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था और निधि किचन में थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा बेटा मैं आ गई, लेकिन उसने सिर उठाकर तक देखा नहीं, बस इतना कहा अच्छा आ गई आप, फिर मोबाइल में लग गया। मेरे कदम वही ठहर गए, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। निधि बाहर आई, बोली माँ जी आपका सामान अंदर रख दीजिए, और हाँ अब आपका कमरा बदल दिया है। आपका सामान पीछे वाले छोटे कमरे में रख दिया है, क्योंकि हमें बड़े कमरे की जरूरत है। मैंने धीरे से पूछा क्यों बहू? तो उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा अब घर में मेहमान भी आते हैं और हमें भी स्पेस चाहिए। आप अकेली, आपको छोटे कमरे में भी आराम रहेगा। उस वक्त मुझे लगा जैसे मैं इस घर में मेहमान बन चुकी हूँ। मैं कुछ नहीं बोली, बस अपना बैग उठाया और धीरे धीरे उस छोटे कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पुरानी काट थी, एक टूटी अलमारी और एक टेबल जिसे कभी हमने कबाड़ में समझकर हटाने की सोची थी। मैं वहीं बैठ गई, मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद मैंने सोचा चलो रसोई में जाकर कुछ खा लूं, क्योंकि अस्पताल से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन जब मैं किचन में गई तो देखा सारे बर्तन खाली थे। मैंने निधि से पूछा कुछ खाने को है क्या? तो उसने कहा माँ जी मैंने सोचा आपने देर से आएंगी तो हमने खाना खा लिया, आप चाहे तो अपने लिए बना लीजिए। उसके शब्द सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। फिर भी मैंने खुद को संभाला और 2 रोटी बना ली। उस दिन पहली बार मुझे अपने घर में पराया होने का एहसास हुआ। अगले दिन सुबह मैंने सोचा कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात और खराब होते गए। अब मुझे हर काम के लिए कहना पड़ता, पानी तक कोई नहीं पूछता था। एक दिन मैंने देखा कि निधि के मायके वाले आए हुए हैं और उनके लिए घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। मेरा बेटा खुद चाय बनाकर ट्रे में सजा कर ले जा रहा था और मैं अपने कमरे में बैठी ये सब देख रही थी। मुझे बुलाया तक नहीं गया। जब मैंने बाहर आने की कोशिश की तो निधि ने कहा माँ जी आप कमरे में ही रहिए, मेहमानों के बीच आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट गया। शाम को आर्यन मेरे पास आकर बोला माँ आपको एक बात समझनी होगी, अब हालात बदल गए हैं, आपको हमारे हिसाब से चलना होगा। मैंने उससे पूछा क्या मैं इस घर में बोझ बन गई हूँ? तो उसने साफ कहा माँ अब आप कमाती तो है नहीं, खर्च हम करते हैं, तो थोड़ा हमें भी तो आराम चाहिए। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैंने रात भर सोचा कि क्या सच में मैं बोझ बन गई? क्या माँ होने की यही फल मिलता है? अगले दिन मैंने अपने पुराने कागज निकाले और देखा कि ये घर मेरे नाम पर है। महेश जी ने ही कहा था सावित्री ये घर तुम्हारे नाम रहेगा, ताकि तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। उस दिन पहली बार मुझे अपने अंदर एक ताकत महसूस हुई। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। शाम को जब सब लोग हॉल में बैठे थे तो मैं धीरे धीरे वहां आ गई और सोफे पर बैठ गए। आर्यन तुरंत बोला माँ आप यहाँ क्यों बैठी हैं, अपने कमरे में जाइए। मैंने शांत आवाज में कहा आज मैं यहीं बैठूंगी। मैं गुस्से में बोला इस घर के नियम बदल चुके हैं और आपको मानने होंगे।
तब मैंने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, नियम बदल सकते हैं लेकिन रिश्ते नहीं। और ये घर आज भी मेरा है। मेरी आवाज सुनकर सब चुप हो गए। मैंने आगे कहा, जिसे माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें बड़ा किया, और उसी को तुम उसी के घर में जगह बता रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो आज भी तुम दोनों को इस घर से बाहर कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं है किया, क्योंकि मैं माँ हूँ। और इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे अपमानित करो। कमरे में सन्नाटा छा गया। निधि ने पहली बार मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने आगे कहा, फैसला तुम दोनों को करना है। या तो मुझे सम्मान के साथ इस घर में रहने दो, या फिर मैं अपने तरीके से फैसला करूंगी। उस रात पहली बार मेरे बेटे ने सिर झुका लिया, लेकिन मेरा दिल का दर्द अभी भी वैसा ही था। मुझे नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना तय था कि अब मैं पहली वाली सावित्री नहीं रही। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदला तो नहीं गया था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी जरूर फैल गई थी। आर्य और निधि दोनों मुझसे नजरें चुराने लगे थे। जैसे अपने किए पर शर्म तो आ रही थी, अहंकार भी उन्हें रोक रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी बहुत देर तक सोचती रही, आखिर गलती कहाँ हुई? क्या मैंने अपने बेटे को ज्यादा प्यार देकर कमजोर बना दिया, या फिर संस्कार देने में कहीं कमी रह गई? अगले दिन सुबह मोटी तो आदत के अनुसार रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन फिर अचानक रुक गई। मन ने कहा, अब नहीं सावित्री, अब खुद को साबित करने का समय आ गया। मैंने अपने लिए चाय बनाई, पहली बार बिना किसी से पूछे। हॉल में जाकर बैठ गया। आर्यन वहीं बैठा था। उसने मुझे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे व्यवहार करें। तभी दरवाजे की घंटी बजी और सामने का उम्र का आदमी खड़ा था। मैंने दरवाजा खोला तो उसने विनम्रता से कहा, नमस्ते मैडम, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। आपने जो किराए पर देने की बात कही थी, उसी सिलसिले में आया हूँ। उसकी बात सुनकर आर्यन और निधि दोनों चौंक गए। आर्यन तुरंत खड़ा हुआ और बोला, कौन सा घर? मैंने शांत स्वर में कहा, यही घर, क्योंकि अब इस घर में रहने के लिए नियम बदलेंगे। आर्यन गुस्से में बोला, माँ आप मजाक कर रही हैं क्या? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर इस घर में रहना है तो किराया देना होगा, और सम्मान भी, वरना बाहर जाने के लिए दरवाजा खुला है। मेरी बात सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो चुप रही। प्रॉपर्टी डीलर ने मोल समझते हुए धीरे से कहा, मैडम आप जब कहीं मैं बाद में आ जाऊंगा। और वह चला गया। उसके जाते ही जारिन जोर से बोला, माँ आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैंने दरवाज में कहा, जैसे तुमने किया था वैसे मैं भी कर सकती हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने हमेशा तुम्हारा भला सोचा और तुमने सिर्फ अपना। उस दिन पहली बार मेरे शब्दों में डर नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान की ताकत थी। दिन बीतते गए और घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। निधि अब मुझे सीधी बात नहीं करती थी, लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा नरम जरूर हो गया था। आर्यन भी अब मुझसे बहस करने से बचने लगा था। एक दिन दोपहर को मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी निधि धीरे से बोली, माँ जी आपको कुछ चाहिए? उसके बारे में पहली बार नरमी थी। मैंने देखा, कहा, नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ पल खड़ी रही, फिर बोली, माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी हालत नहीं समझी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन मेरे दिल में हल्की सी राहत जरूर महसूस हुई। उसी शाम आर्यन भी मेरे पास आया और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे। मैंने उसे पास बैठा और कहा, बेटा गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेने ही असली ताकत है। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। निधि मेरा ख्याल रखने लगी, समय पर दवाई देती, खाना ही पूछ कर बनाती। आर्यन भी अब ऑफिस से आकर मेरे पास बैठता, हाल चाल पूछता। लेकिन मैंने भी एक फैसला कर लिया था कि अब मैं पूरी तरह किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। मैं अपने पुराने शौक को फिर से शुरू किया, सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे पड़ोस की औरतें मेरे पास काम देने लगी। इससे मुझे आत्मीयता का एहसास हुआ और आत्मसम्मान भी। कुछ महीने बाद निधि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब मैंने उसे गोद में लिया तो मुझे लगा जैसे जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है। मैंने मन ही मन तय किया कि इस बच्ची को मैं वही संस्कार दूंगी जो शायद मैं अपने बेटे को पूरी तरह नहीं दे पाई। एक दिन आने मेरे पास और बोला, माँ आपने जो किया वो सही था। अगर उस दिन आप चुप रहते तो शायद हम कभी नहीं समझ पाते। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर हम गलत को सहते रहेंगे तो वही सही बन जाएगा। उस दिन आने ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, माँ अब से ये घर आपका और हमेशा आपका ही रहेगा। मैंने कहा, नहीं बेटे, घर अब हमारा है, लेकिन वो सबसे जरूरी चीज़ है सम्मान। अगर सम्मान रहेगा तो घर अपने आप घर बना रहेगा। धीरे धीरे सब कुछ पहले ऐसा होने लगा, लेकिन इस बार फर्क था। अब मैं कमजोर नहीं थी, मैं खुद की पहचान बना चुकी थी। अब कोई मुझे अनजान नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने खुद को पहचान लिया था। दोस्तों, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज पैसा, घर, बड़ा घर नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। अगर इंसान के पास सम्मान है तो वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है, और अगर आत्मसम्मान नहीं
तो सब कुछ होते हुए इंसान खाली रह जाता है। सावित्री ने उस दिन सिर्फ अपने लिए बल्कि हर उस माँ के लिए आवाज़ उठाई जो अपने घर में चुपचाप अपमान सहती रहती है। अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं तो याद रखिए, चुप रहना समाधान नहीं, समय समय पर आवाज़ उठाना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे दिल छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं क्या सावित्री जी ने सही किया। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।